बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में, चालक का जो प्रतिरोध होता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है कोई चालक, उसको समझा। और वो प्रतिरोध जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध को समझा और विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित चालक, अर्धचालक और के जो ग्राफ थे उनको भी समझा। अब हम उसके आगे, क्योंकि हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध समझ लिया है और उसके आधार पर हम आज आगे समझेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या है और प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, उसको जानेंगे। और उसके बाद हम एक विशेष प्रकार के प्रतिरोधकों का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में बहुत अधिक प्रयोग होता है, जिनको कि हम कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं, उनको समझेंगे और उनका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये भी जान लेंगे। तो वीडियो के अंत तक जो है बने रहिए और समझते रहिए। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो निश्चित रूप से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता है। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट चालकता जो होगी वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगी और इसी आधार पर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। तो इसका मात्रक 1/, ओम मीटर हो जाएगा, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। एक दूसरा मात्रक जो है वो साइमन मीटर इनवर्स हो सकता है। मैंने बोर्ड पे तैयारी कर रखी है, देखिएगा। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ। इस विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है वो 1/ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स हो जाता है। एक छोटा सा सूत्र है क्या कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, उसको देख लेते हैं। देखिए, धारा घनत्व हम लोग जान चुके हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। I क्या है? विद्युत धारा की मात्रा। A क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को ही तो हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यहां पर देखिए, J बराबर, धारा घनत्व J बराबर I/A, तो त्रिशी गुणा करें तो I बराबर हो जाएगा JA। ओम के नियम से V बराबर होता IR। अब देखिए, ये चालक है जिसकी लंबाई हमने L ले रखी है और इसके सिरों पर भी विभवांतर लगाया गया है। तो इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि E बराबर होता है V/L। तो V बराबर हो जाएगा E/L। तो V का मान जो हो जाएगा E/L होगा। E बराबर होगा क्या? इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर बटे इसकी लंबाई। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। इस चालक के अंदर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे त्रिशी गुणा करके हमने V बराबर आ गया मालूम कर लिया E/L। तो यहां पर हमने क्या लिखा? E/L। और I का मान हम यहां से लिख देंगे और R का मान हमें मालूम है ρL/A होता है। तो V का मान रखिए E/L बराबर I का मान JA लिख देते हैं और R का मान है ρL/A। तो यहां देखिए, A से A कट जाएगा और ये L से L कट जाएगा। तो ये आया E बराबर आया J/ρ, है ना। अब इसको इधर ले आइए, तो E/ρ बराबर हो गया JK। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ρ × E बराबर J। 1/ρ बराबर होता है सिग्मा, यानी विशिष्ट चालकता हो गई। तो E तो रहेगा ही रहेगा, 1/ρ की जगह पर हम सिग्मा लिख देंगे बराबर J।
ये एक सूत्र निकल कर आ गया, जे बराबर होता है ई सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जे जो है वो धारा घनत्व। ये एक छोटा सा फार्मूला बनता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रतिरोधों को जब हम संयोजित करते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में, तो पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो दो मुख्य क्रम हैं जिनमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। एक तो श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम है, और मिक्स क्रम को हम अलग से नहीं डिस्कस करेंगे, उस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल वगैरह होंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में, यानी हमें बहुत सारे जो है प्रतिरोधक दिए गए हैं और उन प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में? एक प्रतिरोध लेते हैं और उसके एक सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, और इस प्रकार जोड़ते हैं कि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ अवेलेबल हो। यानी धारा विभिन्न जो हमें प्रतिरोध दिए गए हैं, जिनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, उनको हम इस प्रकार से जोड़ें एक को दूसरे से, जिससे कि विद्युत धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में समान हो। यहां पर तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है, और हमें ऐसे जोड़ना है कि जिससे कि विद्युत धारा के बहने के लिए केवल एक ही रास्ता हो, अर्थात उन तीनों प्रतिरोधों, तीनों या चार जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं, उनमें विद्युत धारा का मान समान हो। तो ऐसा क्रम जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा, प्रतिरोधों के संयोजन का ऐसा क्रम जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान हो, तथा उन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग हो, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रतिरोधों के मान अलग अलग लिए हैं, उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नोट कर रखा है कि प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से श्रेणी क्रम संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। विभिन्न प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उन सभी में विद्युत धारा का मान समान रहे, तथा उनके सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न प्राप्त हो। यह संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है, और संयोजन के जो कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ, हमें उसके सिरों पर विभवांतर भी लगाया गया है। और यहाँ पर परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I प्रवाहित हो रही है। देखिए, I के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जो विद्युत धारा होगी उसके लिए एक ही रास्ता है। जितनी धारा R1 में प्रवाहित होगी उतनी R2 में, उतनी ही R3 में, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो इस तरह से जोड़ दिया गया है कि प्रवाहित धारा के प्रवाहित होने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता बन रहा है, तो धारा का मान समान होगा। और विभवांतर जो होगा R1, R2, R3 के सिरों पर अलग अलग हमें प्राप्त होगा, वो ओम के नियम से निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर हम किस तरह से सूत्र को प्राप्त करेंगे। ठीक है, माना परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अतः प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के सिरों पर विभवांतर क्रमशः क्या हो जाएगा,
V1 बराबर हो जाएगा I, कैपिटल हमने ले रखा है तो IR1 लिख दीजिए। V2 बराबर हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो ये V1, V2, V3 कहां से प्राप्त हो रहा है? ये जो B सर्किट में लगाया गया है, परिपथ में लगाया गया है, उससे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि B बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2, V3 के मान रख दीजिए। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समीकरण 1, इसको हम I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि तीनों प्रतिरोध किसी तुल्य प्रतिरोध R से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी तीनों की जगह पर एक ही प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो क्या होगा? V बराबर होगा IR के। समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 तथा 2 से ये भी B बराबर इतना है, ये भी B बराबर इतना है, तो IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। I कट गया तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तुल्य प्रतिरोध R मालूम हो गया। श्रेणी क्रम में जो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो सर्किट में उपस्थित सबसे छोटे प्रतिरोध से भी बड़ा ही प्राप्त होगा, क्योंकि टोटल होना है जो है साधारण रूप से, तो सभी प्रतिरोधों का जो योग होगा तो निश्चित रूप से किसी छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी अधिक ही आएगा। तो यदि हमें प्रतिरोध अधिक चाहिए तो हमें दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं समांतर क्रम में, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए यहां पर हम माना, या पहले हम यदि इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि विभिन्न प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें उनके सिरों पर विभवांतर समान हो या समान रहे, तथा उनमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न हो, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को
चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा संयोजन के सिरे पर विभवांतर कितना लगाया गया? V लगाया गया। चित्र देखिए, बहुत ही आसान है ये, वैसे ही 10th में भी पढ़ा होगा जहां तक है, तो इसलिए समझो एक तरह से रिवीजन ही तो है ये है R1, R2 और R3। अब इनको इस तरह से जोड़ा गया है कि इन तीनों के सिरों पर विभवांतर का मान समान है, जो कि V के बराबर है। विभवांतर कितना है? R1 के सिरे पर, R2 के सिरे पर, R3 के सिरे पर, तीनों के सिरों पर विभवांतर V है, लेकिन विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है वो अलग अलग हो रही है। बैटरी से आने वाली विद्युत धारा I है, फिर इस बिंदु A पर ये 3 भागों में बट जा रही है। इधर I बन जा रही है ना, और ये I1 इसको लिख देते हैं, कैपिटल ही लिख देते हैं I1, इधर जा रही है I2, इधर जा रही है I3। तो ये चित्र बनता है। अब हम यहां पर I1, I2, I3 का मान निकालें पहले। अतः प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I1 बराबर हो जाएगा V/R1, I2 बराबर हो जाएगा V/R2 और I3 बराबर हो जाएगा V/R3। ओम के नियम से हमने तीनों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकाल लिया है। अब जो I होगा वही तो इन तीनों भागों में बटेगा, कोई अलग से तो ये धारा आ नहीं रही है। यही I जो था वो 3 भागों में बट रहा है। तो हम लिखेंगे I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान रखें V/R1, V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। जैसा कि पहले लिखा था, यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी तुल्य प्रतिरोध R से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब इन तीनों की जगह पर एक तुल्य प्रतिरोध R लगा दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्रवाहित धारा उतनी होगी, I बराबर हो जाएगी V/R। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, ये भी I है, ये भी I है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से V/R बराबर है V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो परिपथ में जुड़े सबसे छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। जैसे मान लिया किसी परिपथ में 2 प्रतिरोध जुड़े गए हैं समांतर क्रम में, एक 1 ओम का है, एक 100 ओम का है। 1 ओम और 100 ओम, इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 1 ओम से कम आएगा। 2 प्रतिरोध केवल
समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक का मान 1 ओम है, एक का 100 ओम है। यदि तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1 ओम से कम आएगा। यदि मान लिया दो प्रतिरोधों, ये सूत्र जो है दो प्रतिरोधों के लिए हम डायरेक्ट याद रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें दो दो करके ही जोड़ने पड़ते हैं, है ना। तो दो प्रतिरोधों के लिए 1/R बराबर R1 प्लस R2, तो इससे हम लघुत्तम निकाल करके R का मान निकालते हैं R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो दो प्रतिरोधों के लिए ये सूत्र याद रखिए। अब हम बात करेंगे विशेष प्रकार के प्रतिरोध, जिनको हम कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। और कार्बन कैसा पदार्थ है? ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। और कार्बन से बने प्रतिरोधों का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि कार्बन प्रतिरोधों से हम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रतिरोधक प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि ये सर्किट में कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बहुत छोटी जगह में जो है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो उनको आसानी से लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से आप सभी ने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बेलनाकार कंपोनेंट होते हैं जिन पर विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती हैं। इस तरह से होते हैं कार्बन रेसिस्टर। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कार्बन प्रतिरोधक, इसको समझना है। कार्बन रेसिस्टर, देखिए ये जो होते हैं बेलनाकार इस तरह से, और इधर से एक तार निकला होता है, ये भी तार निकला होता है। यहां पर अक्सर चार जो है वलय बने होते हैं, विभिन्न रंगों के चार वलय होते हैं। ये ज्यादातर में चार वलय होते हैं, 1 2 3 4। और इन्हीं वलयों के रंगों के आधार पर हम इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना करते हैं। वो समझने की बात है। वो वैसे हमने यहां पर ये लिख रखा है, इन प्रतिरोधों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इन प्रतिरोधकों को कार्बन की मदद से बनाया जाता है। तो इन प्रतिरोधकों की सतह पर चार तीन भी हो सकते हैं, चार वलय, चार विभिन्न रंगों के वलय, इनको हम रिंग कहते हैं, बने होते हैं। इन्हीं वलयों की सहायता से दिए गए कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना करते हैं। कैसे करते हैं, इसको समझना है। पहले जो दो वलय होते हैं वो प्रतिरोधक के मान को प्रदर्शित करते हैं। तो पहले दो वलय प्रतिरोध के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो वलय है, तीसरा वलय दो अंकों, ये दो अंक हो गए, है ना। यहां से मिलेंगे हमें दो अंक। तीसरा वलय दो अंकों के बाद लगने वाले
शून्यों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, शून्यों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। करता है। और चौथा पॉइंट जो होगा, यानी हमारा यहां पर पॉइंट तो तीसरा है, यानी चौथा वलय जो है, चौथा वलय क्या प्रदर्शित करता है? चौथा वलय जो है हमें उस प्रतिरोधक पे कि जो है, या तो कहें उसकी प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है। चौथा वलय प्रतिरोधक की प्रतिशत त्रुटि को, या कहें सेंसिटिविटी को, प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है। चौथा वलय प्रतिरोधक की प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है। अब इसको जरा समझ लें, कैसे क्या होता है, अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, रंग कैसे निर्धारित किए जाते हैं, ये समझना जरूरी है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि पहले दो वलय प्रतिरोध के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं, नहीं 2 अंक यहां से आ जाएंगे। तीसरा वलय जो है 2 अंकों के बाद लगने वाले शून्यों की संख्या को प्रदर्शित करता है, क्या करते हैं करता है। हाँ, चौथा वलय जो है प्रतिरोधक की प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करेगा, या इसको जो है परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसको हमें समझना है, किस तरह से याद रखना है वो भी बताएंगे। तो यहां पर रंग ले लेते हैं। पहला तथा दूसरा अंक ले लेते हैं यहां से। ये शून्यों की संख्या हो जाएगी। और यहां पर हम सहनशीलता लिखें, सहनशीलता, या कहें प्रतिशत त्रुटि, ये है। अब सबसे पहला जो रंग है वो है हमारा काला। दूसरा रंग है भूरा। काले को हम इंग्लिश में जानते हैं कि ब्लैक कहते हैं ना, क्योंकि नाम हम इसी तरह से याद रखेंगे, है ना। काला है और इसको हमने लिखा ब्लैक। ठीक है। दूसरा जो है वो भूरा है, ब्राउन। तीसरा जो रंग है वो लाल है, रेड। और चौथा जो रंग है वो नारंगी है, यानी ऑरेंज है, कलर है। और चौथे के बाद ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रंग जो है हमारा नारंगी के बाद जो है पीला, इसको हम येलो कहते हैं। छठा हरा है, ग्रीन। और सातवां जो है ग्रीन के बाद नीला, ब्लू। और आठवां जो है बैंगनी है, वायलेट है, स्लेटी है, तो हो गया ग्रे। और 10वां वाइट है, सफ़ेद, वाइट। और ABC, यानी पहले सुनहरा है, फिर गोल्डन कलर है यहाँ पर, फिर चांदी यानी सिल्वर कलर है, और फिर चौथी है नो कलर, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं,
कोई रंग नहीं, नो कलर। तो ये हमारे रंग यहां तक हो गए। ये अब यहां पर काले को हम कौन सा अंक देते हैं, वो है 0 से शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं, यहां भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 की घात के फॉर्म में लिखेंगे। 10 की घात शून्य, जो यहां लिखा वही लिख दिया। यहां पर लिखेंगे 10 की घात 1, यहाँ लिखेंगे 10 की घात 2, यहाँ लिखेंगे 10 की घात 3, यहाँ लिखेंगे 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। सहनशीलता या प्रतिशत त्रुटि के लिए अलग से मैंने टेबल। सुनहरा रंग है तो ±5% होता है, चांदी सिल्वर कलर है तो ±10% होता है, और नो कलर वाली स्थिति में इसको थोड़ा ऊपर उठा के लिख देते हैं। ये हो गया 5% ±। सिल्वर के लिए है ±10% और नो कलर के लिए है ±20%। ये प्रतिशत त्रुटि है या सहनशीलता है। अब हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको याद रखना है। एक सेंटेंस सभी किताबों में दिया रहता है, उसी को याद कर लीजिए और किसी भी दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं एक उदाहरण से हम समझा देते हैं। जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा कार्बन प्रतिरोध है, ये। अब इसमें जो रिंग बने हुए हैं, 4 रिंग बने हुए हैं, देखिए हम चारों रिंग बना देते हैं। यहां पर पहला रिंग मान लिया ये है ऑरेंज कलर का है, ठीक है। दूसरा मान लिया रेड कलर का है, और तीसरा जो है वो ग्रीन है मान लिया, और चौथा जो रिंग है वो मान लिया गोल्डन है। ये ऑरेंज, रेड, ग्रीन और गोल्डन कलर हमारे प्रतिरोधक पर बने हुए हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हमें इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ता है। उसके लिए हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, उससे काम चल जाएगा। क्या है? बी रॉय, बी रॉय कैपिटल लिखे हुए हैं सब। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ विद गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये सेंटेंस है। बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। गोल्डन तो गोल्डन कलर ही है, सिल्वर भी है, और नेकलेस मीन्स नो कलर। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। देखिए ये ग्रीन है पहले, फिर बाद में ग्रे है जी से, और व्हाइट। गोल्डन रिंग, सिल्वर रिंग और नो रिंग। इस तरह से हमें ऑर्डर ये याद रखा जाएगा। और शुरुआत हम 0 नंबर से करेंगे। 0 1 2 3 9 तक जाएगा और वही 10 की घात लग जाएंगी। अब जरा सीखते हैं। ऑरेंज और रेड, ये क्या डिसाइड करेंगे? पहले 2 अंक डिसाइड होंगे इससे, ऑरेंज और रेड से। ऑरेंज के आगे 3 लिखा हुआ है और रेड क्या है? 2 है। तो पहले 2 अंक इसके कितने हो जाएंगे? 3 और 2 यानी 32 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा जो है रंग हरा है और वो शून्यों की संख्या प्रदर्शित करता है। तो हरे के आगे देखिए कितना लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है, यानी 10 की घात 5 से गुणा कर दीजिए इसको, या 5 शून्य लगा दीजिए इसके आगे, 32 के आगे। और चौथा जो है रिंग वो गोल्डन कलर का है, और गोल्डन कलर की जो सहनशीलता है या प्रतिशत त्रुटि है वो ±5% है। इतना ओम हो गया प्रतिरोधक का मान। 32
गुणा 10 की घात 5 प्लस माइनस 5% आगे पीछे हो सकता है। मतलब देखिए 32 के आगे 5 शून्य लगाए हमने, इतना ओम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, तो इसमें सुनहरा कलर है, गोल्डन कलर है, तो 5% की त्रुटि हो जाएगी। अब इतना मान है, इसका 5% निकाल लीजिए, तो ये हो गया हमारा 2 शून्य कट गए, तो ये 5 से गुणा किया 0 0 और 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 16, तो इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब हमारा 32, वैसे तो इतना आंसर हो गया, परीक्षा में यहीं तक आता है, और यदि हम इसका 5% निकालें, इसमें ये जो आया है वो जुड़ भी सकता है, 1,60,000 जो आया है वो इसमें 32 के आगे 5 जीरो लगाए हमने, इसमें भाई जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। एग्जैक्ट मान तो नहीं होगा, एक इस इतने ओम से जुड़ा और घटाया, 1,60,000 इसमें से घटाया और जोड़ा, तो जो हमें रेंज प्राप्त होगी कि इतने ओम से इतने ओम तक प्रतिरोध इसका हो सकता है। तो इस तरह से हम दिए गए प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक का मान निकाल सकते हैं, उस पर छपे हुए वलयों का रंग देख करके। टेबल हमें याद होनी चाहिए, टेबल याद करना बहुत आसान है, बस ये सेंटेंस याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ विद गोल्डन सिल्वर नेकलेस, है। और रंगों का ऑर्डर लिखते हुए हम 0 से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का मान परीक्षा में यदि निकालने को आता है तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो वीडियो को दूसरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।